देख देखें, तो कंटेनर में जब लिक्विड लिया जाता है तो उसके बॉटम पर जो हमें प्रेशर देखने को मिलता है, अगर एच हाइट का लिक्विड है तो एच हाइट के लिक्विड की वजह से बॉटम पर प्रेशर आता है रो जी एच। तो प्रेशर, तो बॉटम पॉइंट्स पर यूनिफॉर्म प्रेशर आता है दैट इज इक्वल टू रो जी एच, चाहे कोई सा भी पॉइंट देखा जाए, डिफरेंट पॉइंट। बट जब साइड वॉल पर देखने की बात आती है तो साइड वॉल पर ये जो मॉलिक्यूल्स है ये अलग अलग डेप्थ पर है। अलग अलग डेप्थ की वजह से अलग अलग प्रेशर, तो यहाँ प्रेशर मिलेगा हमें जीरो, क्योंकि यहाँ लिक्विड की वजह से कोई प्रेशर नहीं होगा, और यहाँ पर लिक्विड की वजह से प्रेशर मिलेगा रो जी एच। इसका मतलब अलग अलग डेप्थ पर प्रेशर का मैग्नीट्यूड क्या होता चला जाता है, अलग अलग। तो फिर इसमें पूछता है कि एवरेज प्रेशर बता दीजिए ऑन साइड वॉल। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ऑन साइड वॉल यूनिफॉर्म नहीं है, तो फिर उसकी वैल्यू क्या दी जाए, तो फिर ऑन एन एवरेज बताया जाता है कि एवरेज प्रेशर क्या होगा। तो यहाँ का जीरो, यहाँ का रो जी एच, तो एवरेज बोलते हैं रो जी एच बाई टू। यानी ऐसा स्टेटमेंट दिया था, बेस पर जो प्रेशर होगा दैट विल बी, जो वहां पर साइड वॉल पर प्रेशर होगा बेस का कितना देखने को मिलता है हमें, हाफ। हाफ ऑफ द बॉटम प्रेशर, बॉटम पर सभी मॉलिक्यूल का यूनिफॉर्म होगा, सेम मिलेगा, सभी सेम डेप्थ पर है तो रो जी एच। लेकिन साइड वॉल पर अलग अलग डेप्थ की वजह से प्रेशर अलग अलग आता है, तो साइड वॉल पर एवरेज प्रेशर कितना बोला जाता है, दैट इज रो जी एच बाई टू। यानी बेस का कितना बोलते हैं, हाफ। अब इसी के साथ साथ एक आता है पॉइंट कि अगर हम कंटेनर लें जिसमें लिक्विड लिया गया रो डेंसिटी वाला, तो उसके बेस पर प्रेशर देखा हमने, एच हाइट तक फिल किया गया था, तो इट विल बी रो जी एच। लेकिन अगर इसी के साथ साथ दूसरा कंटेनर लिया जाए जिसका शेप डिफरेंट है, तो फिर इसके बारे में पूछ लेता है, क्योंकि शेप डिफरेंट होने से लिक्विड की क्वांटिटी बदल जाएगी। बट अगेन प्रेशर की जब बात आती है तो प्रेशर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, केवल डिपेंड करता है कौन सा लिक्विड था यानी डेंसिटी, और किस हाइट तक था। अगर दोनों कंटेनर में लिक्विड की हाइट सेम है, इसका मतलब दोनों के बॉटम पर प्रेशर क्या देखने को मिलेगा, same। कोई भी रैंडम शेप ले लीजिए, शेप पर डिपेंडेंसी नहीं आती, तो ऐसा स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द कंटेनर, बट डिपेंड करेगा कि कौन सा लिक्विड है मतलब रो, और किस हाइट तक है मतलब एच। तो तीनों जगह प्रेशर सेम होगा, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, मतलब प्रेशर से इंडिपेंडेंट है, शेप इंडिपेंडेंट। तो प्रेशर जो रहता है वो शेप पर डिपेंड नहीं करता कि किस कंटेनर में लिक्विड को रखा गया है, बस किस हाइट तक रखा गया है और किस डेंसिटी का लिया गया है, इस पर डिपेंडेंसी आती है प्रेशर की। तो बॉटम पर जो प्रेशर देखा जाए डिफरेंट पॉइंट्स पर, चाहे कंटेनर इस शेप में हो इसमें हो, तीनों पर प्रेशर क्या देखने को मिलेगा हमें, सेम। तो एक स्टेटमेंट दे दिया कि जो प्रेशर है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द कंटेनर। बस हमें क्या देखना होगा, कौन सा लिक्विड है मतलब रो, और किस हाइट तक है मतलब एच। तो प्रेशर लिखा जा सकता है रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये एक दो पॉइंट है रिलेटेड टू डिस्कशन। ये चल रहा था किसी पॉइंट पर जब प्रेशर लिया जाता है तो उसके ऊपर की तरफ लिक्विड की हाइट देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जब लिक्विड की हाइट देखी तो एच, बट जब साइड वॉल की बात आई तो साइड वॉल पर हाइट अलग अलग है, तो फिर एवरेज कितना लिया जाता है, दैट इज वहां पर जीरो, ऊपर वाले का नीचे का रो जी एच, तो जीरो प्लस रो जी एच बाई क्या कर देते हैं टू, तो एवरेज ले लिया जाता है रो जी एच बाई टू। एक्चुअल में दोनों डिराइव होके आते हैं, पूरा डेरिवेशन किया नहीं है। एक छोटा सा एलिमेंट मानते हैं, इस छोटे से एलिमेंट की डेप्थ देखते हैं, फिर उस डेप्थ पर प्रेशर निकालते हैं, फिर फोर्स, फिर पूरा इंटीग्रेट करते हैं, तब जाके रिजल्ट आता है। तो डायरेक्ट याद रखें साइड वॉल पर प्रेशर कितना देखने को मिलता है हमें, बेस के कंपैरिजन में हाफ देखने को मिल जाता है, ठीक। अब इसके आगे क्या पैटर्न हो देखेंगे, तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो इतना सा था कि बॉटम पर जो प्रेशर देखने को मिलता है वो साइड वॉल के मुकाबले क्या होगा, और दूसरा पॉइंट था कि शेप ऑफ कंटेनर से इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर।
देखिए नेक्स्ट इज यूट्यूब मैनोमीटर, जिसमें दोनों आर्म्स में लिक्विड के लेवल की स्टडी की जाती है। ये मैनोमीटर के दो आर्म्स, और ज्यादातर जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें दोनों आर्म्स के क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम लेते हैं, बट फिर भी अपन डिफरेंट लेते हुए अभी चल रहे हैं। अगर सेम होंगे तो क्या चीज देखने को मिलेगी, और डिफरेंट होंगे तो क्या फर्क पड़ जाता है। तो अगर बात किया जाए कि अगर यहाँ पर एक लिक्विड पहले से फिल होके रखा हुआ है, एक रैंडम लिक्विड मरकरी मान लेते हैं कि मरकरी पहले से फिल्ड है, तो जब मरकरी इस यूट्यूब मैनोमीटर में रहा होगा तो दोनों आर्म्स में जो मरकरी का लेवल है वो सेम होगा, क्योंकि प्रेशर रखना पड़ेगा सेम। प्रेशर बॉटम पॉइंट पर सेम होगा तभी हम बोलेंगे कि स्टैटिक की कंडीशन है, क्योंकि अगर इन दोनों पॉइंट्स का प्रेशर सेम नहीं हुआ, मान लो ए का ज्यादा है, तो हाई प्रेशर से लिक्विड किधर जाएगा, फिर लो की तरफ। तो फाइनल सिचुएशन में क्या हो जाता है कि दोनों जगह का प्रेशर क्या हो जाता है, सेम। और इसमें मरकरी फील्ड है, ऐसे इमेजिन कर लीजिए। तो यहाँ का अगर लिखोगे तो यहाँ की हाइट और यहाँ की हाइट सेम होगी, क्योंकि इस पॉइंट पे प्रेशर कैसे लिखोगे, रो जी एच प्लस एटमोसफेयर। रो जी एच प्लस एटमोसफेयर, जब दोनों जगह मरकरी है रो से, तो दोनों जगह एच भी क्या होगा, सेम। तो इनिशियली दोनों आर्म्स में लेवल क्या रहता है, इनिशियली सेम होता है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या करता है कि एक सेकंड लिक्विड को पोर किया जाता है, यहाँ से सेकंड लिक्विड आ गया, मान लो वाटर। जैसे ही यहाँ वाटर आएगा, वाटर अपने वेट की वजह से इसको प्रेस करेगा तो इसका लेवल नीचे आ जाएगा। मान लिया कितना लेवल नीचे आ गया, x1। तो कितना वॉल्यूम यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है अगर बात किया, तो ये वॉल्यूम कैसे लिख सकते हैं, A1 इंटू x1। और ये वॉल्यूम ये यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है, सड़क से सड़क से पूरा इधर ट्रांसफर हो, तो यहाँ का लेवल किधर हो जाएगा, ऊपर। मान लो कितना ऊपर हो गया, ये x2। तो यहाँ का जो वॉल्यूम था, इधर नीचे जाने के ऐसे सोच लेते कि ये उठकर इधर आ गया, तो मतलब कितना वॉल्यूम इधर आ गया होगा, A1 x1। और यहाँ लिखोगे तो कैसे लिखोगे, A2 x2। अगर एरिया सेम है, जो 90% क्वेश्चन में होते ही है, तो x1 x2 क्या हो जाते हैं हमारे लिए, बराबर। तो अल्टीमेटली करना क्या होता है, हम जनरल चल रहे हैं कि वॉल्यूम को बैलेंस करना होता है दोनों आर्म्स में। तो पहले कहानी ये थी कि इनिशियली दोनों आर्म्स में लेवल सेम था लिक्विड का। जैसे ही सेकंड लिक्विड आया, फर्स्ट लिक्विड इधर से नीचे होगा और इधर से क्या करेगा, राइट। तो ये फर्स्ट लिक्विड की बात हो गई, जिसकी डेंसिटी मान ली रो 1। और फिर दूसरे आर्म में यहाँ लेवल बढ़ गया। अब इसके ऊपर आपने जो लिक्विड पोर किया है, इसके बारे में बात करें, इसकी डेंसिटी कुछ और रही होगी क्योंकि दूसरा लिक्विड है। अब क्वेश्चन फिर से पूछता है कि ये जो लेवल्स है इनमें जो बदलाव है, या जो लेवल में अंतर दिख रहा है, ये बता दीजिए, या इसका लेवल और इसके लेवल में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। करना क्या होता है, वापस से हमें पॉइंट पर प्रेशर बैलेंस करना होता है ए और बी का। तो ए और बी फाइनल सब कुछ होने के बाद फाइनल फिर से वापस से प्रेशर दोनों जगह क्या हो जाएगा, सेम। क्योंकि जब तक सेम नहीं होगा, लिक्विड इधर से उधर क्या कर सकता है, फ्लो। तो फाइनली वापस से जब प्रेशर सेम हो गया, तो इसके लिए लिखना शुरू किया, तो बी पॉइंट के ऊपर देगा, इसमें थ्रू आउट जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी कितनी है, रो 1। मान लिया कितनी हाइट है इसके ऊपर, दैट इज h1। तो यहाँ के लिए लिखोगे तो कैसे लिखोगे, दैट इज इस पॉइंट के ऊपर लिखोगे तो रो 1 जी h1 प्लस क्या लिखा जाएगा, एटमोस्फेयर, बी पॉइंट का प्रेशर। अब ए पॉइंट का लिखेंगे तो ए के ऊपर दो लिक्विड है, एक रो 1 डेंसिटी और एक रो 2। मान लेते हैं इसकी हाइट जो है वो h2 है, और इसकी हाइट मान लेते हैं h2। तो बात आती है h2 मान लीजिए, या इसको h3 मान लीजिए। तो इसके लिए लिखोगे तो कैसे लिखोगे, यहाँ से लिखें तो इसकी हाइट कितनी है, h3। तो कैसे लिखेंगे, रो 1 जी h3 प्लस, और ऊपर जाएंगे तो रो 2 जी h2 प्लस एटमोस्फेयर। तो ये तो लिखने का तरीका। कंक्लूजन क्या है इसका, जब ऐसे लिखने के बाद ध्यान दिया तो एटमॉस्फेयर कैंसिल हो जाता है, फिर जो इक्वेशन बचेगी उसमें जी हर जगह से कैंसिल। तो अल्टीमेटली दोनों आर्म्स में हमें क्या बैलेंस करना होता है, रो एच। दोनों आर्म्स में रो एच को कंपेयर कर लीजिए। ए पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर दो लिक्विड है, तो दोनों का रो एच लिखें। बी के ऊपर जो लिक्विड है उसका रो एच लिख दीजिए, और आपस में क्या कर लीजिए, बैलेंस। तो कुल मिलाकर यूट्यूब मैनोमीटर में क्या करते हैं, फाइनली बॉटम पॉइंट्स पर प्रेशर बैलेंस करते हैं, बट अपन रो एच बैलेंस कर लेते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर रो इंटू एच बराबर यहाँ का रो इंटू एच। फिर इसमें और थोड़ा सा ध्यान गया, तो ध्यान से देखा जाए तो इस रो 1 वाले टर्म को इधर ले आइए, तो जैसे ही वो इधर आएगा तो रो 1 वाला पार्ट कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, h1 माइनस h3। तो h1 माइनस h3 को ध्यान से देखा, ये h1 था, ये h3 था, h1 में से h3 माइनस करें तो केवल ये सेक्शन बचेगा हमारे पास। इस सेक्शन की बात की जाए तो इसको यहाँ पर लिया है। तो हमें केवल h1 माइनस h3 की जब बात करनी है तो केवल क्या देख लेंगे, x1 प्लस x2, क्योंकि ये x1 है और ये x2, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, x1 प्लस x2। तो क्या कहा जा रहा है इसमें, क्या कर सकते हैं हम, बॉटम पर बैलेंस करने की जगह ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। ये दोनों पॉइंट हॉरिजॉन्टल होने चाहिए। हॉरिजॉन्टली पॉइंट्स को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, बट कब तक शिफ्ट किया जाता है, जब तक दोनों आर्म्स में लिक्विड क्या चले, सेम। अगर दोनों आर्म्स में लिक्विड सेम है
जिस हाइट तक सेम है उस हाइट तक आ जाइए और फिर इन पर बैलेंस कर दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ क्या लिखोगे वाटर के लिए या जो भी लिक्विड है Ro2H2, और इसके ऊपर केवल क्या लिखोगे Rho1, और ये वाली हाइट देख लोगे। तो बॉटम पर प्रेशर बैलेंस करने की जगह ऊपर की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है, बट उसके लिए शर्त क्या रहती है कि दोनों आर्म्स में लिक्विड क्या होना चाहिए, सेम। अगर दोनों आर्म्स में लिक्विड सेम है तो बॉटम की जगह, क्योंकि इसका रो एच और ये वाला रो एच आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि यहाँ भी रो वही है यहाँ भी रो वही है, एच एच ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ से। इसीलिए ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, बट शर्त है दोनों जगह लिक्विड क्या होना चाहिए, सेम। अगर नहीं है तब तो किधर बैलेंस किया जाता है, बॉटम पर ही। तो कंसेप्ट इतना सा है, फाइनल सिचुएशन आने के बाद बॉटम पर दोनों आर्म्स के बॉटम पर प्रेशर क्या हो जाता है, सेम। बट ये पूरा लिखने की जगह अपन लास्ट स्टेप पर आ जाते हैं कि दोनों आर्म्स में बस आप पॉइंट्स पर बैलेंस करें और केवल रो इंटू एच का प्रोडक्ट देख लीजिए कि रो इंटू एच कितना है। तो हमने यहाँ की जगह ऊपर उठ गए और इसके ऊपर देखा तो रो इंटू एच, लेफ्ट साइड आ गया रो इंटू एच। इधर आए तो इसके ऊपर कितनी हाइट देखने को मिल रही है, x1 + x2, तो रो 1 इंटू x1 + x2, रो एच बैलेंस किया जाता है दोनों आर्म्स में, बस ये ध्यान रखना होता है। तो पॉइंट कंसेप्ट तो इतना सा है, बैलेंस करो प्रेशर। प्रेशर बॉटम पर बैलेंस करना चाहिए, ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं कब, जब दोनों आर्म्स में लिक्विड क्या हो, सेम। यहाँ तक शिफ्ट करते जाइए, जैसी लिक्विड बदल रहा है वहीं रुक जाइए और वहां पर फिर बैलेंसिंग की जाती है हॉरिजॉन्टल लेवल पर। इसके ऊपर ये लिक्विड Ro2H2, इसके ऊपर ये लिक्विड तो Ro1H1, फिर उसमें बैलेंस करके जो भी मिसिंग पार्ट होता है फाइंड कर लिया जाता है। तो पॉइंट दो है, पहला बात तो ये तो ज्यादातर सेम ही रहता है, जितना नीचे आता है उतना ही किधर जाता है, ऊपर, क्योंकि दोनों आर्म्स में एरिया क्या देता है, वो सेम। एरिया पे कोई कमेंट नहीं किया गया, तो हम मान लेते हैं दोनों आर्म्स का एरिया क्या रहा होगा, सेम। तो x1 x2 सेम हो जाता है, फिर भी एक एक्सेप्शन की, मान लो उसने कहीं बोल ही रही एरिया अलग अलग है, तो फिर हम x1 x2 का रिलेशन निकाल लेते हैं। मान लो इसका एरिया a, इसका 2 है, जिसका एरिया डबल तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, फिर हाफ, क्योंकि एरिया ज्यादा तो हाइट का वैल्यू क्या मिलेगा, कम। तो अगर एरिया डिफरेंट है तब जरूरत पड़ती है इस A1 x1 A2 x2 की, अदरवाइज डायरेक्ट शुरुआत इसी से करते हैं कि बॉटम पर प्रेशर बैलेंस कर लीजिए और प्रेशर की जगह अपन रो इंटू एच लिख लेते हैं। तो बॉटम पर रो इंटू एच को बैलेंस किया जाता है, बट बॉटम से ऊपर की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है अगर दोनों आर्म्स में लिक्विड सेम है।
देखें, पहले में बोला गया कि एक नैनोमीटर में वाटर और लिक्विड का कॉम्बिनेशन है, जिसमें बॉटम पर हम प्रेशर बैलेंस करेंगे, अब ऊपर नहीं शिफ्ट कर सकते क्योंकि दोनों आर्म्स में लिक्विड डिफरेंट है। इस तरफ वाटर है और इस तरफ कोई अननोन लिक्विड है, तो इन बॉटम पर प्रेशर बैलेंस होगा। और प्रेशर बैलेंस में पूरी इक्वेशन ना लिखते हुए केवल रो एच लिख लीजिए। तो लेफ्ट साइड में देखा तो वाटर था, तो वाटर के लिए रो एच, और राइट साइड में लिक्विड है तो लिक्विड के लिए रो एच। अब बात चलिए, उसे चाहिए रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसको पहले ही नीचे ले आए, तो यहाँ बचेगा हाइट ऑफ वाटर और इधर से आएगा हाइट ऑफ लिक्विड। वाटर की हाइट मेंशन है क्वेश्चन में, दैट इज 10 सेंटीमीटर। लिक्विड के लिए 15 सेंटीमीटर। ए पॉइंट के कितनी हाइट तक है, ये 10, और उसमें बी पॉइंट के कितना है, 15। रख लीजिए यहाँ पर, हाइट ऑफ वाटर इज 10, लिक्विड की हाइट 15। तो यहाँ से रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगी, तो रिलेटिव डेंसिटी विल बी 2/4। तो केवल हमें क्या करना होता है, दोनों आर्म्स में रो एच को बैलेंस करना होता है। रो इंटू एच, लेफ्ट साइड में वाटर के लिए था, राइट साइड में लिक्विड के लिए, तो रो का रेशियो आ जाएगा हाइट के रेशियो के इक्वल। हाइट का रेशियो आ रहा है 2:3, वही दर्शा देगा, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी के लिए हमें लिक्विड की डेंसिटी निकालनी थी, उसके बाद आप रिलेटिव डेंसिटी बता सकते हैं डायरेक्टली। लिक्विड की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी इक्वेशन से ही मिल जा रही है, तो यहाँ से डायरेक्ट फाइंड कर लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या रिप्रेजेंट किया गया, 3 लिक्विड हैं, वन इज वाटर, बीच में मरकरी और दूसरी तरफ एक अननोन लिक्विड। उसी की बात करनी है कितनी रिलेटिव डेंसिटी हो। और सिचुएशन कुछ ये दर्शाई गई है कि टॉप लेवल जो है वो दोनों आर्म्स में क्या दिख रहा है हमें, सेम। टॉप लेवल सेम है, जिससे इसका नीचे की तरफ 150 वाटर और लिक्विड केवल कितना है, 140। तो इन पॉइंट पर जब प्रेशर बैलेंस करने की बात आएगी, तो यहाँ से पहले मरकरी दिखेगा फिर वाटर, इसमें मरकरी दिखेगा फिर लिक्विड। तो हम दोनों में ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन कब तक शिफ्ट किया जाता है, जब तक दोनों तरफ लिक्विड क्या रहे, सेम। तो यहाँ मरकरी, यहाँ भी मरकरी, तो इस लेवल तक आ जाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लेवल हम ऊपर शिफ्ट कर दिए, तो ऊपर शिफ्ट तब तक किया जाता है जब तक दोनों आंख में लिक्विड क्या दिख रहा हो हमें, सेम। अब इसके ऊपर ए पॉइंट के ऊपर केवल क्या दिख रहा है, वाटर, बट बी पॉइंट के ऊपर क्या दिख रहा है, तो बी के ऊपर थोड़ा मरकरी और बाकी क्या लिक्विड। कितना होगा मरकरी अगर बात करें, तो मरकरी की लेंथ कितनी हो जाएगी, दैट इज 10। क्योंकि ये वैल्यू कितनी है, 150, तो अगर ये 140 है तो ये रिमेनिंग कितना होगा, 10। तो यानी मरकरी किस हाइट का है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। अब लिख लीजिए, दोनों जगह प्रेशर बैलेंस करना है, बट प्रेशर बैलेंस के लिए अपन केवल रो एच देखते हैं। तो लेफ्ट साइड के लिए देखोगे तो वाटर था, तो वाटर की डेंसिटी हाइट ऑफ वाटर। राइट साइड में देखोगे तो राइट साइड में मरकरी है, तो मरकरी के लिए रो एच। फिर लिक्विड है तो लिक्विड के लिए रो एच। अब फिर से इसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, तो पूरी इक्वेशन को रो डब्ल्यू से डिवाइड कर दिया जाए, तो यहाँ बचेगा हाइट ऑफ वाटर, मरकरी की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी इंटू हाइट ऑफ मरकरी, प्लस लिक्विड की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी इनटू लिक्विड की हाइट। तो ये जो टर्म चाहिए था, इसी को क्या बोल रहे हैं, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। ये फाइंड करना है, बाकी डेटा रख लीजिए। वाटर की कितनी हाइट दिख रही है, 150। मरकरी की डेंसिटी 13.6 इंटू 10⁻³ वाटर की होती है 1000, इंटू मरकरी का हाइट कितना मिला, 10। अब ये फाइंड करना है रिलेटिव डेंसिटी इंटू हाइट ऑफ लिक्विड। हाइट ऑफ लिक्विड कितना आ गया, 140। अब बस सॉल्व करना है, ये 1000 इसको कैंसिल कर देगा। 13.6 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 136। 136 इधर लाएंगे, 150 माइनस 136 तो कितना रह जाएगा, 14। और उस 14 को किससे डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर 140 से। तो यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेशन करें तो 140 नीचे आएगा, तो रिलेटिव डेंसिटी विल बी, दैट इज, ये 14 है, 14 बाय 140, 1/10, यानी बोल सकते हैं 0.1। तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट एक ही है, क्वेश्चन कैसा भी बने, बेस पर प्रेशर बैलेंस करिए। बेस पर प्रेशर बैलेंस करने के लिए रो एच लिखते हैं। बेस से ऊपर की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है अगर दोनों आर्म्स में लिक्विड क्या है, सेम।
ठीक है, पहले मैं बोला गया है वाटर इज poured इन अ मैनोमीटर कंटेनिंग मरकरी, पहले से मरकरी था इसमें। तो मरकरी जब अकेला रहा होगा इसमें तो दोनों जगह इसका लेवल सेम रहा होगा, इनिशियल लेवल दोनों आर्म्स में सेम होगा। अब जैसे ही इसमें वाटर को पोर किया गया तो यहाँ वाटर आने की वजह से मरकरी का लेवल नीचे आया, मान लिया कितना नीचे आ रहा है एक्स। तो दूसरे में मरकरी का लेवल उतना ही ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि एरिया के बारे में कुछ नहीं बोला है तो दोनों जगह एरिया क्या मान लेते हैं, सेम। तो इनिशियली दोनों का लेवल सेम था, वाटर के आने से जैसे यहाँ वाटर आया, वाटर के आने से मरकरी का लेवल यहाँ डिक्रीज होगा और दूसरे आर्म्स में लेवल इंक्रीज कर जाएगा। और वो कितना इंक्रीज माना जा रहा है, सेम। एरिया पे कमेंट नहीं किया तो दोनों आर्म्स का एरिया सेम, तो चेंज भी सेम। अब ये हो गया मरकरी वाला सेक्शन। अब इस पर प्रेशर बैलेंस करना है बॉटम पॉइंट पर। तो बॉटम से हम ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं जब तक दोनों आर्म्स में लिक्विड क्या देखे हमें सेम। तो यहाँ पर हमें करना चाहिए था बट ऊपर की तरफ शिफ्ट करें, यहाँ भी मरकरी यहाँ भी मरकरी, तो इस लेवल पर आ जाते हैं। तो ये पॉइंट मान लिया बी और ये पॉइंट मान लिया ए। अगेन प्रेशर बैलेंस करना है, तो इसके ऊपर क्या मौजूद है, वाटर, और इसके ऊपर क्या मौजूद है, मरकरी। वाटर के लिए उसने कमेंट कर रखा है कि मरकरी लेवल के ऊपर कितनी हाइट तक वाटर को फिल किया गया है, 27.2। तो मरकरी के ऊपर कितनी हाइट तक है, 27.2 हाइट तक। और इस तरफ देखें मरकरी की हाइट कितनी है, बी से यहाँ तक ये लेंथ कितना दिख रहा है हमें। तो इसको अगर ध्यान से देखें तो ये वैल्यू कितनी है, दैट इज 2x। यहाँ से लेके यहाँ तक x, जितना नीचे आया और उतना ही ऊपर गया, इनिशियल से कितना नीचे आया x और कितना ऊपर गया x, तो टोटल कितना हो गया 2x। अब लिख लीजिए, दोनों तरफ प्रेशर बैलेंस करना था बट क्या करेंगे, दोनों तरफ के लिए रो एच लिख लीजिए। तो इस तरफ वाटर है, इस तरफ मरकरी। वाटर के लिए 1000 डेंसिटी और हाइट है 27.2, मरकरी के लिए 13.6 इंटू 10⁻³ हाइट ऑफ मरकरी मेन था जो देखना था, ये कितना हाइट है, बी के ऊपर किस हाइट तक है, 2x। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो ये मिलेगा 1000, ये होगा ये भी 1000, ये 27.2। 13.6 इंटू 2 किया जाए, ये डबल का फैक्टर इसीलिए आ रहा है जिससे कैंसिल हो जाएगा। 27.2 27.2 कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। अब ये तो होता है कंसेप्ट। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, अब ये चेक करना, और ये तो हर बार करना ही होता है, हर बार रो एच बैलेंस होगा यूट्यूब मैनोमीटर में। अब उसने पूछा राइज इन मरकरी लेवल इन अनदर आर्म, दूसरे आर्म में जो मरकरी का लेवल था इनिशियली उससे कितना ऊपर उठ गए, तो इसमें क्या पूछा है एक्स, तो ये तो कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है डिफरेंस इन मरकरी लेवल्स इन बोथ आर्म, इनिशियली दोनों आर्म्स में जो मरकरी का लेवल था वो सेम था, यानी डिफरेंस 0। लेकिन वाटर के आने से ये नीचे हो गया और ये ऊपर, ये कितना नीचे हुआ x और ये कितना ऊपर हुआ x, तो डिफरेंस कितना हो गया इनके बीच में, 2x, का मतलब कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। लास्ट में पूछा डिफरेंस ऑफ अपर लेवल्स ऑफ लिक्विड इन बोथ आर्म, दोनों आर्म्स में जो अपर लेवल है ये वाला लेवल, अपर लेवल में कितना अंतर है। तो ध्यान से देखें, यहाँ से हमें देखना है ये हाइट और ये हाइट, तो ए और बी तो सेम लेवल पर है, तो ए से ऊपर किस हाइट तक है 27.2, बी से ऊपर किस हाइट तक है 2x मतलब 2, तो ये 27.2 ये 2, तो इनके बीच में कितना गैप होगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल कर, दैट इज 27.2 -2 मतलब 25.2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो तो अलग बात है, डिपेंडिंग अपॉन पहले रो एच से कुछ कंक्लूजन निकाल लीजिए, रो एच से कुछ वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद अपन देखते हैं क्या पूछा गया है। और रो एच का मतलब प्रेशर बैलेंस किया जा रहा है बोथ आर्म्स, बॉटम पॉइंट्स पर करना चाहिए बट बॉटम से ऊपर की तरफ शिफ्ट किए जाते हैं पॉइंट्स को हॉरिजॉन्टली, जब तक दोनों आर्म्स में लिक्विड हमें सेम मिले। तो मैक्सिमम यही पूछा जाता है कि लेवल्स में कितना चेंज आया, दोनों के लेवल में कितना डिफरेंस है, या दोनों आर्म्स में फाइनल लेवल में क्या डिफरेंस है। तो तीनों ही एक साथ देख लिए। अब सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, उसमें लिक्विड पहले से जो भरा हुआ है वाटर है और उसमें एक दूसरा लिक्विड पोर किया जा रहा है जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 0.8 है, मतलब डेंसिटी विल बी 800।
फिर उसके आगे उसने पूछा हुआ है कि दोनों में फाइनली जो लेवल आएगा उसका डिफरेंस बताइए। तो पहले फिगर बनाना ही पड़ेगा। कई बार ऑप्शन में दिया होता है पहले से फिगर, शुरुआत के दो क्वेश्चन में फिगर गिवन था। फिगर के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, क्योंकि प्रेशर बैलेंस करने के लिए हमें दोनों आर्म्स में लिक्विड देखना पड़ता है। तो फिगर के लिए उसने बोला हुआ है पहले से कि इसमें पहले से मौजूद था वाटर, is poured liquid of relative density is poured in narrow arm of manometer having different cross section area। पहले से इसमें वाटर डिफरेंस इन लेवल, वाटर था पहले से, कंटेनिंग वाटर, वाटर पहले से था। तो लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.8 जब पोर किया जाता है नैरो आर्म में मैनोमीटर में, नैरो आर्म ऑफ मैनोमीटर कंटेनिंग वाटर, जिसके डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो उसमें मुझे वाटर के लेवल में जो बदलाव आएगा वो बता दीजिए। तो फिगर बनाना पड़ेगा। पैटर्न कुछ ऐसा ही है सेम, कि पहले दोनों में लेवल ऑफ वाटर सेम रहा होगा, जैसी लिक्विड आया कुछ लेवल नीचे आया वाटर का, दूसरी जगह लेवल बढ़ गया होगा, तो उनमें डिफरेंस पूछा है। मतलब जैसे इसमें सेकंड पार्ट है, बस उसमें सेकंड पार्ट पूछा गया है कि लेवल्स में क्या अंतर होगा। तो पैटर्न सेम है, डिफरेंस इतना सा है कि केवल एक पार्ट पूछ लिया उस क्वेश्चन कि पहले से यहाँ पर मरकरी था, उसमें पहले से वाटर है, उसमें वाटर की जगह दूसरा लिक्विड लाया गया है अप टू अ हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की हाइट तक जब लिक्विड को फिल कर देंगे तो वहां वाटर के लेवल में जो चेंज हुआ है वही पूछ लिया गया। दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं। इस वाले क्वेश्चन है पहले से मरकरी था मैनोमीटर में, उसमें पहले से है वाटर। इसमें वाटर को पोर किया गया, उसमें कोई अननोन लिक्विड पोर किया जा रहा है जिसकी रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है। जैसे ही लिक्विड आएगा वाटर का लेवल गिरेगा, जैसे यहाँ मरकरी का लेवल इनिशियल से गिर गया था एक्स, जैसी लेवल यहाँ गिरता है दूसरे आर्म्स में लेवल बढ़ जाता है। तो दोनों का एरिया सेम था, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो सेम मानते हुए सॉल्व करते हैं। तो जितना चेंज इसमें आएगा, जितना इनिशियल से नीचे आ गए एक्स, उतना ही ऊपर उठ जाएंगे। और फिर ये फिगर बनने के बाद अपन प्रेशर बैलेंस करते हैं। प्रेशर बैलेंस हॉरिजॉन्टली किया जाता है, बेस से थोड़ा ऊपर आ सकते थे जब तक दोनों में लिक्विड सेम दिखे। तो यहाँ पर जब पहुंचे, जब वाटर आना शुरू होगा तो वाटर पे ही रुक गए और फिर प्रेशर बैलेंस किया, रो इंटू एच, इधर का रो इंटू एच। अब इसमें एच दिखना है, एच का मतलब है कि इस लेवल से कितना ऊपर तक है। तो ये वाला लेवल है मरकरी का, मरकरी से कितने लेवल ऊपर है, 2x, क्योंकि जितना नीचे आए उतना ही ऊपर गए, क्योंकि दोनों का एरिया सेम। अब इसमें अगर करें क्वेश्चन सॉल्व तो इसमें क्या पैटर्न है, बात ये चल रही है कि पहले से इसमें मरकरी की जगह वाटर था, वाटर मौजूद था, यानी इनिशियली दोनों जगह लेवल सेम रहा होगा और वाटर प्रेजेंट था। अब इसमें बोला गया जो एरिया है वो डिफरेंट है, एक एरिया A1 दूसरा 3A2, मतलब एक एरिया अगर A माने तो दूसरा एरिया उसका कितना होगा, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स एरिया हो जाएगा, मतलब वाइडर आर्म होगा। तो हमने नैरो आर्म में लिक्विड को पोर किया है, ये उसमें क्वेश्चन है बोला हुआ, यहाँ से लिक्विड आया है। जैसी लिक्विड आएगा यहाँ पर जो वाटर का लेवल इनिशियली रहा होगा दोनों आर्म्स में, वो लेवल यहाँ कम होगा और यहाँ क्या होगा, इंक्रीज। तो ये लेवल हो गया यहाँ पर नीचे और यहाँ हो गया ऊपर। तो ये मान लिया वाटर हो गया। वाटर शुरुआत में जब सिंगल लिक्विड होता है तो सिंगल लिक्विड में दोनों आर्म्स में क्या होता है, लेवल सेम। जैसे ही यहाँ पर दूसरा लिक्विड आएगा उसकी मदद से ये नीचे आ गया और इधर का लेवल क्या हो गया, राइस। और यहाँ पर ऊपर क्या फिल करके रखा हुआ है, एक अननोन लिक्विड, जिसकी उसमें रिलेटिव डेंसिटी बता रखी है और किस हाइट तक फिल किया गया इसको, 30 सेंटीमीटर, अप टू हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की हाइट तक इसे फिल किया। अब फिर से वही करना है प्रेशर बैलेंस। प्रेशर बैलेंस में अब यहाँ पर प्रेशर पॉइंट ए और बी को अगर फिर से देखें तो इसकी जगह इसको थोड़ा शिफ्ट करा लिया, तो ऊपर जब गए तो इस पॉइंट पर पहुंच गए।
अब ये पॉइंट हो गया बी और ये पॉइंट हो गया ए। फिर से ए पॉइंट के ऊपर केवल ये लिक्विड है जिसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी 800, और बी पॉइंट के ऊपर ये पूरा क्या प्रेजेंट है, वाटर, ये वाटर प्रेजेंट है। ये वैल्यू मान लेते हैं कितना है लेट, इसकी वैल्यू मान ली एच, कि एच हाइट है यहाँ पर। तो कैसे लिखेंगे कि इस लिक्विड की जब बात चल रही है तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, हाइट ऑफ लिक्विड, और इस तरफ देखेंगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर। लिक्विड की डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी 0.8, तो डेंसिटी 800, किस हाइट तक भरा गया है इसको 30। वाटर की डेंसिटी है 1000 और किस हाइट तक दिख रहा है बी के ऊपर ये एच, तो एच का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 24। अब क्वेश्चन में देख लीजिए क्या पूछ रहा है, पूछा फाइंड डिफरेंस इन लेवल्स ऑफ वाटर इन बोथ आर्म। दोनों आर्म्स में जो वाटर है, इस वाले आर्म में यहाँ तक है, इस वाले आर्म में यहाँ तक है, तो इनके बीच में कितना अंतर है, तो वही हमने फाइंड किया है। कितना अंतर है इनके बीच में एच, तो एच का वैल्यू जो फाइंड किया यही आंसर हो जाएगा, दैट इज 24 सेंटीमीटर। कि दोनों आर्म्स में जो लिक्विड का लेवल है उसका डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस इन लेवल्स ऑफ वाटर इन बोथ आर्म। शुरुआत में दोनों आर्म्स में लेवल सेम होगा, इसके आने से यहाँ लेवल डिक्रीज हुआ, यहाँ इंक्रीज हुआ, तो ये जब नीचे आ गया और ये ऊपर गया तो इनके बीच का अंतर पूछ लिया उसने, तो इनिशियल बनाने की जरूरत नहीं थी इसमें। एरिया का कोई रोल नहीं आएगा फिलहाल। एरिया का रोल कब आता, जब हम बात कर रहे थे इनिशियल के रिस्पेक्ट में, कि इनिशियल से नीचे आया एक्स, अगर नैरो आर्म में एक्स नीचे आ रहे हैं तो वाइडर में कितना ऊपर जाते हैं, अगर बात करते हैं तो x/3, जिसमें एरिया ज्यादा वहां हाइट क्या मिलती है हमें कम। तो अगर नैरो आर्म में एक्स नीचे आता है, इनिशियल ऐसे इमेजिन करें, इनिशियल से एक्स नीचे आए तो फिर वाइडर में कितना ऊपर जाते, x/3। तो टोटल कितना बोलते, फिर ये टोटल पड़ा जाता x + x/3, मतलब टोटल कितना बोलते 4x/3। वो तब काम में आता जब हमसे पहला पॉइंट पूछता कितना लेवल बढ़ गया, तो कितना लेवल बढ़ता है इधर x/3, तब x की जरूरत पड़ती है। अभी x की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो अभी इनिशियल लेवल बनाने की जरूरत नहीं है। बनाओगे तब भी ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो पॉइंट इतना सा है, एरिया डिफरेंट होने से चेंज इन लेवल जो आता है वो डिफरेंट हो जाता है, बट हमें तो नेट चेंज देखना था कितना डिफरेंस दिख रहा है। तो इनिशियल से जब बात ही नहीं करनी हमें, अगर ये पूछता राइज इन लेवल ऑफ मर्करी लेवल इन अनदर आर्म, कितना लेवल बढ़ गया, तो फिर हम देखते हैं इनिशियल के रिस्पेक्ट में, तो इनिशियल बनाते। अभी इनिशियल की जरूरत नहीं थी इसलिए बनाया नहीं, सीधा इनिशियल से कुछ नीचे हो गया, इनिशियल से कुछ ऊपर हो गया, तो इनके बीच में गैप कितना है एच, यही पूछा था, वही फाइंड हो गया 24 सेंटीमीटर। तो ये 4 क्वेश्चन है जिसमें बेसिक कंसेप्ट सेम है, रो एच बैलेंस करना होता है दोनों आर्म्स में। बॉटम पर करना चाहिए, बट बॉटम से हम ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं कब तक, जब तक दोनों आर्म्स में लिक्विड क्या देखे हमें से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अब आके पास कर लो। देखें क्वेश्चन पास्कल लॉ के एप्लीकेशन पर बनते हैं कि इसका यूज कहाँ होगा, तो पहले तो ये देख रहे हैं होता क्या है, फिर इसका यूज देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल, प्रेशर पर बात चली कि लिक्विड का जो प्रेशर होता है, तो लिक्विड एक्सर्ट सेम प्रेशर या इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। जो भी उसके पास प्रेशर होगा वो हर डायरेक्शन में सेम होगा, ऐसा बोला जा रहा है। इसका मतलब क्या भी समझेंगे, तो लिक्विड एक्सर्ट सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। और दूसरा पॉइंट है एनी चेंज इन प्रेशर, प्रेशर में कुछ भी बदलाव किया जाए, एनी चेंज इन प्रेशर ऑफ लिक्विड एट अ पॉइंट, किसी लिक्विड के किसी पॉइंट पर प्रेशर में अगर कुछ बदलाव हुआ तो वही चेंज, देन सेम चेंज विल बी ट्रांसमिटेड, वही चेंज पूरे लिक्विड में ट्रांसमिट हो जाता है, सेम चेंज विल बी ट्रांसमिटेड टू ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो ये दोनों स्टेटमेंट पर क्वेश्चन नहीं बनता, इसका एप्लीकेशन होता है कहाँ यूज में आएगा। तो सेम चेंज विल बी ट्रांसमिटेड टू ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ लिक्विड।
अब इसका एप्लीकेशन क्या है वो तो देखेंगे, अभी केवल इसका पॉइंट लिखकर छोड़ रहे हैं कि भाई क्या क्या एप्लीकेशन पार्ट है, कहाँ देखने को मिलता है। तो ये ज्यादातर कहानी लिक्विड की, और लिक्विड के लिए वर्ड यूज किया जाता है हाइड्रोलिक। तो हाइड्रोलिक सिस्टम जितने होते हैं, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट हुआ, हाइड्रोलिक ब्रेक्स हुए, हाइड्रोलिक प्रेस, इन सभी में पास्कल लॉ की हेल्प ली जाती है प्रैक्टिकल लाइफ में। बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका, कैसे अभी देखेंगे। तो हाइड्रोलिक वर्ड जब भी दिखता है उसका मतलब है लिक्विड की बात चल रही है वहां पर। तो हाइड्रोलिक सिस्टम मतलब वहां पर कोई लिक्विड की मदद लेकर लिफ्ट किया जा रहा होगा, लिक्विड की मदद लेकर ब्रेक्स लगाए जा रहे होंगे, लिक्विड की मदद लेकर प्रेस किया जा रहा होगा। इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी डाइज होती हैं, दो बड़ी बड़ी डाइज प्रेस कर रहे होते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसे बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रेस। अब कैसे यूज में आता है मैं पास्कल लॉ देख लेंगे। तो होता क्या है, अभी तो केवल इतना सा लिखा है कि पास्कल लॉ बोलता है कि जो भी लिक्विड के पास प्रेशर होगा हर डायरेक्शन में सेम होगा, और अगर उसमें कुछ बदलाव किया जाए तो वही चेंज पूरे लिक्विड के हर पॉइंट पर ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक। तो क्वेश्चन अब जो बनता है उसके एप्लीकेशन पर बनता है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है, इसमें कैसे यूज में आ रहा है पास्कल लॉ। देखिए पहले तो इन पॉइंट्स का मतलब समझा जाए कि क्या कह रहे हैं, फिर इनका एप्लीकेशन आ जाता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो पॉइंट्स क्या बोला जा रहा है, पॉइंट पहला ये है कि जो लिक्विड के पास प्रेशर होगा वो प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम होगा। जैसे समझने के लिए ये लिक्विड इमेजिन करें, ये लिक्विड का एक पॉइंट है, ये पॉइंट ए हो गया, तो इसके ऊपर तो एटमॉस्फेयर है, तो केवल यहाँ पर किसका प्रेशर होगा, एटमॉस्फेयर का। लेकिन अगर बी पॉइंट पर देखें या रैंडम किसी भी पॉइंट पर देखें, मान लीजिए यहाँ पर एच डेप्थ पर है, तो यहाँ प्रेशर कितना बोलेंगे, पी नॉट प्लस रो जी है। तो ये जो प्रेशर इस मॉलिक्यूल के पास होगा, यही प्रेशर ये अपने सराउंडिंग में जितने भी मॉलिक्यूल हैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि स्फीयर इमेजिन कर लीजिए, सेंटर पर खुद बैठे हुए हैं, और स्फीयर में जितने ही मॉलिक्यूल है उन पर हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट क्या कर रहा होगा, ये सेम। ऐसा नहीं है कि प्रेशर सिर्फ नीचे वाले मॉलिक्यूल पर है, नीचे भी लगाएगा लेफ्ट राइट। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, तो ये वाला मॉलिक्यूल अपना प्रेशर इस कंटेनर के बॉटम पर भी देगा, इस कंटेनर की वॉल पर भी देगा, हर डायरेक्शन में प्रेशर का अमाउंट क्या रहेगा, सेम। तो ये बोला गया पास्कल के द्वारा कि मॉलिक्यूल के पास जो प्रेशर होता है वो हर डायरेक्शन में क्या लगाता है, वो सेम एक्सर्ट करता है। अब बोला है एनी चेंज इन प्रेशर ऑफ लिक्विड, मान लीजिए यहाँ का जो प्रेशर था वो प्रेशर कितना था, अगर बात की जाए एटमॉस्फेयर, यहाँ का प्रेशर कितना था, एटमॉस्फेयर प्लस रोजीएच। अब आपने क्या किया, एक और लिक्विड लिया है जिसकी हाइट कैपिटल एच मान लीजिए और रो 1। तो अब यहाँ का प्रेशर कितना पड़ा जाएगा, पहले यहाँ का प्रेशर सिर्फ कितना था, एटमॉस्फेयर, अब कितना बोलेंगे, एटमॉस्फेयर प्लस इसके से रो 1 जी एच। तो यहाँ का कितना पड़ा जाएगा, यहाँ का पढ़ोगे अब, पहले कितना था, पी नॉट प्लस रो जी एच, लेकिन अब कितना बोलोगे, रो जी एच प्लस रो 1 जी एच प्लस एटमोसफेयर, मतलब एडिशन क्या हो जाएगा, रो 1 जी एच। तो केवल ऐसा नहीं है कि टॉप लेयर वाले मॉलिक्यूल पर प्रेशर का फर्क पड़ेगी, इनके ऊपर आया है ये लिक्विड, तो केवल इनके प्रेशर में बदलाव हो, वो जो प्रेशर में चेंज होगा वो ईच एंड एवरी पॉइंट पर क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है। तो जो प्रेशर में बदलाव होगा वो पूरे लिक्विड में ट्रांसफर होगा, और दूसरा जो भी प्रेशर होगा लिक्विड के पास वो हर डायरेक्शन में क्या एग्जर्ट करेगा, सेम। अब इसका एप्लीकेशन कैसे आता है वो देखें, हाइड्रोलिक लिफ्ट इसे डे टू डे लाइफ में अगर देखना हो कहाँ देखने को मिलता है, अगर ये तो सर्विस सेंटर पर इजीली देखने को मिल जाता है।
कि सर्विस सेंटर पे क्या रहता है कि जो भी सर्विस कराने, एग्जांपल के लिए मान लीजिए बाइक की सर्विस करवाई जा रही है, तो पहले बाइक को एक बेंच पर रखता है और फिर धीरे से ये जो बेंच है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाती है, तो इसी को बोला जा रहा है दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। आजकल तो ऑटोमेटेड सिस्टम, एक बटन प्रेस करता है और ये ऊपर हो जाता है, पहले एक छोटा सा पंप रहता था, इस पंप को प्रेस किया जाता था और ये बेंच किधर आती जाती थी ऊपर। तो ये जो बेंच ऊपर आ रही है इसी सिस्टम को क्या बोला जा रहा है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, लिफ्ट किया जा रहा है। तो कैसे लिफ्ट हो रहा है अगर बात किया जाए तो वहां क्या सिस्टम बनाया गया कि एक तरफ पिस्टन लिया गया जिसका एरिया कम रखा गया और दूसरी तरफ पिस्टन लिया गया जिसका एरिया रखा गया ज्यादा। ऐसे इमेजिन कर लीजिए, ये जो पंप है यहाँ पर एक पिस्टन लगाया हुआ है और एक यहाँ पर पिस्टन लगाया हुआ है जो इसमें ज्यादा एरिया का है, तो डिफरेंट एरिया। अब क्या किया गया कि ये जो छोटे वाले पंप है इस पर उसने प्रेशर अप्लाई किया। कैसे? फोर्स। हम प्रेशर अप्लाई ना करते हो हम क्या लगाते हैं वहां पर, फोर्स। फोर्स की वजह से यहाँ जो लिक्विड है इस लिक्विड पर प्रेशर बढ़ गया। तो अगर हम बात करें ये जो जस्ट नीचे इसके पास मॉलिक्यूल था इसके ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई किया गया है, तो हमने तो फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से उस पर प्रेशर कितना आ गया, दैट इज F1/A1। ये फोर्स मिल गया इस वाले मॉलिक्यूल को। अब जैसे ही ये प्रेशर इसके पास पहुंचा यही प्रेशर किधर ट्रांसमिट होता चला जाएगा, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल पर। तो जब यहाँ के मॉलिक्यूल के पास जब यहाँ प्रेशर पहुंचेगा तो प्रेशर हर डायरेक्शन में क्या होगा, अप्लाई करेगा। हर डायरेक्शन में जब प्रेशर अप्लाई करेगा तो इस पिस्टन पर एक फोर्स आने लगता है किधर, ऊपर की तरफ। और जैसे ये फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, यहाँ हमने व्हीकल रखा होगा और ये व्हीकल धीरे धीरे क्या होने लगता है, लिफ्ट होने लगता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फोर्स, जिसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, F2। तो ये जो मॉलिक्यूल है इनने फोर्स लगाया F2 किस एरिया पर, A2। तो कितना प्रेशर हुआ, F2/A2। और क्योंकि ये प्रेशर इसे कहाँ से मिला है, जो अप्लाई किया था, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो जो प्रेशर अप्लाई किया था वही ट्रांसमिट हुआ, और जब वो यहाँ ट्रांसमिट हुआ तो बड़े एरिया पे ट्रांसमिट हुआ तो फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाती है, ज्यादा। अगर ये रेशियो को ध्यान से देखा जाए, कैसे कंपेयर कर रहे हैं, A1 के मुकाबले A2 ज्यादा है, तो इससे कंक्लूड होता है F1 के मुकाबले F2 भी ज्यादा। कैसे बोले, रेशियो देख लीजिए 2:5, F1/A1 बराबर। अगर A1 के मुकाबले A2 ज्यादा है, अगर एरिया डबल है तो फिर फोर्स भी क्या मिलेगा हमें, डबल। अगर एरिया 3 टाइम्स होगा तो फिर फोर्स भी कितना मिलेगा हमें, 3 टाइम्स। तो अगर आप छोटे से एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं और आउटपुट में आपने बड़ा एरिया रख रखा है तो वहाँ आउटपुट में फोर्स भी क्या मिलता है हमें, ज्यादा। तो वो उसी का कंसेप्ट है यहाँ पर। छोटे से पंप पे प्रेस किया यहाँ पर और ये पूरी बेंच ऊपर लिफ्ट हो जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर कम फोर्स लगाकर हमने आउटपुट में फोर्स क्या निकाल लिया, ज्यादा। ये कैसे आया है, क्योंकि जो हमने फोर्स लगाया था उससे जो प्रेशर हुआ था वही प्रेशर दूसरी जगह ट्रांसमिट हुआ, और प्रेशर जब सेम रखा तो एरिया ज्यादा तो फोर्स भी क्या मिलता है हमें, ज्यादा। तो ये इसका कंसेप्ट होता है, कई जगह यूज में आता है। जैसे दूसरा है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ब्रेक्स कहाँ देखने को मिलते हैं, हैवी मशीनरी, जैसे ट्रक को इमेजिन करें, अगर ट्रक के अंदर बैठा हुआ जो ड्राइवर है वो क्या करता है, ये एक छोटा सा पेडल होता है यहाँ पर ब्रेक का, जो व्हीकल है उसमें छोटा सा पेडल है, उसे प्रेस करता है और प्रेस करके इतने बड़े टायर या पूरी जो ट्रक है, इतना बड़ा व्हीकल, इजीली वो अपने एक पेडल से ही रोक लेता है। वो कैसे रोक पाता है, क्योंकि उसने पेडल पर जब प्रेस किया तो प्रेशर अप्लाई हुआ, और वो प्रेशर इस पाइप के थ्रू जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है वो इस टायर पर पहुंचेगा, और टायर का एरिया ज्यादा तो अकॉर्डिंग यहाँ फोर्स का आउटपुट भी क्या मिलता है, ज्यादा। और वो बड़े फोर्स से इस टायर को इजीली रोक पाते हैं। तो कैसे कर रहा है, अपने एक पैर से हल्का सा प्रेस करने पर इतना बड़ा टायर रुक रहा है। वो कैसे रुक पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, प्रेशर अप्लाई, और वही प्रेशर यहाँ ट्रांसमिट हुआ, छोटा सा फोर्स छोटे से एरिया पर, तो आउटपुट में हमें फोर्स क्या मिल जाता है, ज्यादा। तो ये कंसेप्ट यूज किया जाता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स में कई जगह, कई जगहों पर। बेसिक अगर सिंपल साइकिल की बात करें, साइकिल में क्या कंसेप्ट होता है, वायर होता है, उनके अंदर वायर भरा जाता है। अगर ध्यान से देखें वहां तो क्या होता है, साइकिल में एक ब्रेक लगाया, वायर खिंचता है और इसकी वजह से ब्रेक लग जाते हैं। लेकिन अगर हैवी मशीनरी में जाते हैं तो वायर काम नहीं आएगा कि यहाँ वायर लगा दिया जाए और जैसे ही उसने प्रेस किया वायर खींचे, टूट जाएंगे, टेंडेंसी ब्रेक की ज्यादा होगी। तो लिक्विड लिया जाता है, इसे बोलते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम। जहां जहां हैवी इक्विपमेंट्स आ जाते हैं वहां किसका यूज लिया जाता है, लिक्विड का, हाइड्रोलिक बोलते हैं उसे। हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से फिर ये कंसेप्ट आता है कि हाइड्रोलिक का एडवांटेज क्या मिला, वो एडवांटेज ये मिला कि छोटा सा फोर्स लगाए अगर छोटे से एरिया पर तो आउटपुट में आपको बड़ा फोर्स मिल जाता है बड़े एरिया पर। और ये कैसे हो रहा है, अकॉर्डिंग टू पास्कल, जो प्रेशर अप्लाई होता है वही प्रेशर पूरा की पूरा क्या हो जाता है, ट्रांसफर। तो इसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। छोटा सा फोर्स लगा के हम इतने हैवी मशीनरी को ऑपरेट कर रहे हैं, वो किसकी मदद से हो पा रहा है, सारा पास्कल लॉ। क्योंकि पास्कल डिफाइन करता है कि जो भी प्रेशर आप एक छोटे से सेक्शन पे लगाओगे पूरा की पूरा ट्रांसफर होगा,
और बड़े सेक्शन पर जब वो पहुंचेगा तो बड़ा एरिया पर फिर फोर्स आउटपुट भी क्या मिल जाता है, हमें ज्यादा मिलता है। दैट इज पास्कल लॉ। न्यूमेरिकल सिंपल इस इक्वेशन पे बन जाता है। एक फोर्स दिया होगा, दूसरा फोर्स पूछ लेगा, तो एरिया देखना होगा, बस हमें फोर्स का आउटपुट मिल जाता है। तो सीधा याद रखने के लिए एरिया डबल तो फोर्स डबल, एरिया 4 टाइम्स फोर्स 4 टाइम्स होगा, एरिया 10 टाइम्स तो फोर्स 10 टाइम्स हो जाता है। सीधा सा रिलेशन है। प्रैक्टिकली इसका इंपॉर्टेंट यूज होता है, बट क्वेश्चन अपने लिए जो बनते हैं उसके लिए तो बस ये रेशियो ध्यान रखना है, फोर्स बाय एरिया सेम होगा। प्रैक्टिकली इसका जो एप्लीकेशन है वो इम्पोर्टेंट रहता है कि अकॉर्डिंग टू पास्कल अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो हम छोटे से फोर्स से इतनी बड़ी मशीन ऑपरेट नहीं कर पाते। तो जितनी भी हैवी मशीनरी हैं, इंडस्ट्रीज हो गए, उन सभी में हाइड्रोलिक सिस्टम काम आता है। हाइड्रोलिक सिस्टम मतलब लिक्विड की हेल्प लेकर पूरा ऑपरेट किया जाता है। अलग अलग टाइप के हाइड्रोलिक्स होते हैं, प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है, अलग अलग टाइप के लिक्विड यूज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जहाँ रिक्वायरमेंट जैसी है वहां का हाइड्रोलिक वैसा यूज होता है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं देख रहे, इस पे सीधा बस रिलेशन ध्यान रखें। एरिया डबल होगा तो फोर्स डबल, एरिया 10 टाइम्स तो फोर्स 10 टाइम्स मिल जाता है। तो क्वेश्चन जो बनता है वो फोर्स बाय एरिया पर बेस्ड होता है। पास्कल लॉ बस इतना सा बोलता है कि जो भी प्रेशर अप्लाई करेंगे हम एक पॉइंट पर, वो पूरा की पूरा ट्रांसमिट होगा। तो आप अगर छोटे से एरिया पर छोटा फोर्स लगा रहे हैं और वही जब ट्रांसफर हो रहा है बड़े एरिया पर, तो आउटपुट में फोर्स भी हमें बड़ा मिल जाता है, क्योंकि रेशियो सेम रखना है। एरिया ज्यादा तो फिर फोर्स भी ज्यादा। तो पास्कल लॉ में बस ये दो पॉइंट ध्यान रखने हैं, और अल्टीमेटली इस पर क्वेश्चन जो बनता है वो एप्लीकेशन पर बनता है, कि जो प्रेशर मिल रहा है वो हर डायरेक्शन में मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल सिर्फ अपने नीचे वाले को प्रेस कर रहा होगा, अपने सराउंडिंग में जितने भी मॉलिक्यूल है सब पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। और फिर अगर कुछ भी बदलाव होता है किसी पॉइंट के प्रेशर में, तो वही प्रेशर में चेंज हर जगह ट्रांसफर हो जाता है। प्रैक्टिकली इसका यूज ज्यादा होता है कि अगर एरिया ज्यादा कर दें तो हमें आउटपुट में फोर्स भी फिर ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट जो आता है दैट इज बायएंड फोर्स, बायएंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एक साथ देखेंगे, इसकी डेफिनेशन नहीं लिख रहा है, केवल मतलब समझे होता क्या है इन वर्ड्स का मतलब। बायएंड फोर्स, बायएंसी, ये सब क्या है, तो सब डिफाइंड हुआ आर्किमिडीज के द्वारा। आर्किमिडीज ने क्या डिफाइन किया कि जब किसी बॉडी को किसी लिक्विड के अंदर इमर्स किया जाता है, डुबोया जाता है, तो वो बॉडी उस लिक्विड में कुछ जगह ऑक्यूपाई कर लेती है। या यूं कहिए उस बॉडी ने वहां मौजूद लिक्विड को डिस्प्लेस कर दिया। जैसी ये बॉडी, अगर इस बॉडी को इस लिक्विड के अंदर लाएंगे तो इस जगह पर पहले जो लिक्विड था वो डिस्प्लेस हो गया, तो बोलते हैं वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय द बॉडी।
अब क्या करते हैं, जो सराउंडिंग लिक्विड होता है, जो आसपास के मॉलिक्यूल होते हैं, वो इस पे प्रेशर की वजह से फोर्स अप्लाई करते हैं। उनका अपना अपना प्रेशर है, जितनी डेप्थ पर देखोगे प्रेशर उतना ही क्या होगा, ज्यादा। तो अगर हम इस साइड वाली बॉल को देखें, तो इस वाले ने प्रेशर की वजह से फोर्स अप्लाई किया, फिर और ज्यादा प्रेशर और फोर्स, तो यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से इस वाली साइड से जब इसे फोर्स मिलेगा, तो डेप्थ की वजह से फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ तो रहा है, पर ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, बैलेंस। इधर 5 मीटर, इधर भी 5 मीटर, यहाँ 10 मीटर, यहाँ भी 10 मीटर, ये फोर्स आपस में क्या हो जाते हैं, बैलेंस। लेकिन टॉप और बॉटम पर देखें, टॉप वाले मॉलिक्यूल जो प्रेशर की वजह से फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, उसके मुकाबले जो बॉटम वाले हैं, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या दे रहे होंगे, ज्यादा। क्योंकि ज्यादा डेप्थ पर है, ज्यादा प्रेशर पर है, ज्यादा प्रेशर पे तो फिर फोर्स भी अप्लाई वो क्या करेंगे, ज्यादा। तो इस बॉडी पर नेट फोर्स आ जाता है, और वो नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट राइट तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन अपवर्ड और डाउनवर्ड में बात करें, तो क्योंकि नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ने फोर्स ज्यादा लगाया है, तो इस बॉडी पे नेट फोर्स आ जाता है किस डायरेक्शन में, अपवर्ड। तो एक साथ अगर बोला जाए, क्या कहा जा रहा है, व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज इन अ लिक्विड, जैसी कोई बॉडी लिक्विड में आती है, उस लिक्विड के द्वारा इसके ऊपर एक नेट फोर्स आता है, जो हमेशा किधर लगेगा, अपवर्ड। कुछ भी कंडीशन हो जाए, फोर्स हमेशा लिक्विड के द्वारा किधर मिलता है, अपवर्ड। क्योंकि हमेशा नीचे वाले मॉलिक्यूल का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो नेट अपवर्ड फोर्स जो मिल रहा है बाय लिक्विड, इसी को क्या बोला जाता है, बायएंड फोर्स। व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, देन लिक्विड एक्सर्ट नेट अपवर्ड फोर्स व्हिच इज कॉल्ड बायएंड फोर्स। बायएंड फोर्स की डेफिनेशन क्या है, लिक्विड के द्वारा जो नेट फोर्स मिल रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन, उसी को क्या बोला जाता है, बायएंड फोर्स। और ये जो फोर्स लगाने की प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट इज बायएंसी। द फिनोमेना ऑफ एक्सर्टिंग फोर्स, जो फिनोमेना है फोर्स लगाने का, उसी को क्या बोला जा रहा है, दैट इज बायएंसी। और ये सारी कहानी सब किसने बताई, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने बोला, जब कोई बॉडी किसी लिक्विड के अंदर आती है, तो उस लिक्विड के द्वारा उसके ऊपर एक नेट फोर्स मिलता है किस डायरेक्शन में, ऊपर, और उसको क्या बोला जाता है, बायएंड फोर्स। और ये जो प्रोसेस हो रहा है, जो फिनोमेना हो रही है, इसी को क्या बोलते हैं, बायएंसी। समटाइम इस बायएंड फोर्स का नाम बदल देता है, अपथ्रस्ट बोल देते हैं। थ्रस्ट का मतलब होता है फोर्स, और अप क्यों लगा दिया, क्योंकि हमेशा किधर होगा, ये अपवर्ड। तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज, उसने ये डिफाइन किया कि जब भी बॉडी किसी लिक्विड में जाती है, तो उसके ऊपर एक फोर्स आता ही आता है, और उसका नाम रख दिया बायएंड फोर्स। अब प्रिंसिपल क्या है, कि ठीक है कि अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड विल बी वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। कि इस बॉडी ने जो लिक्विड डिस्प्लेस किया है खुद के आने से, उसका वेट निकाल लीजिए। वेट मतलब mg। तो उस लिक्विड का जो भी mg रहा होगा, जो यहाँ पर मौजूद था, लेकिन बॉडी के आने से वो डिस्प्लेस हो गया, तो इस लिक्विड का, यहाँ पर लिक्विड जो मौजूद था पहले, उस लिक्विड का क्या निकाल लीजिए, mg। वही किसके बराबर हो जाएगा, बायएंड फोर्स के बराबर। अब mg को थोड़ा सा चेंज करें, m किसका देखना है, लिक्विड का, तो हमने उसे बदल दिया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू g। अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, कौन सा लिक्विड का वॉल्यूम देखना है, जो बॉडी ने क्या किया है, डिस्प्ले। तो बोलते तो ऐसे हैं प्रिंसिपल को, कि व्हाट इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है आर्किमिडीज का, कि जब बॉडी किसी लिक्विड में आती है, लिक्विड द्वारा उसके ऊपर नेट अपवर्ड फोर्स होता है, जिसे बायएंड फोर्स बोलते हैं, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, वेट ऑफ द डिस्प्ले लिक्विड। वेट मतलब mg, mg को मास को बदला, मास लिख दिया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, लिक्विड का। कौन सा लिक्विड, जो बॉडी ने क्या किया, डिस्प्ले। अब इसे हमें जो याद रखना है फाइनली, जो हम क्वेश्चन में यूज में लेते हैं, तो हम कुछ ऐसे रीड करते हैं बायएंड फोर्स को, बायएंड फोर्स जिसने लगाया उसकी डेंसिटी लिखो, जिस पर लगाया उसका वॉल्यूम। किस पर लगा रहा है बायएंड फोर्स, बॉडी पर, तो बॉडी का वॉल्यूम लिखो इनटू जी। बट कौन सा वॉल्यूम देखना है बॉडी का, सबमर्ज। सबमर्ज का मतलब क्या हो गया, डूबा हुआ। तो इसका मतलब क्या है, हम ये कह रहे हैं, वो वॉल्यूम लिक्विड का जो बॉडी ने डिस्प्लेस किया है, उसकी जगह आप लिख लीजिए बॉडी का वो वॉल्यूम जो डूबा हुआ है। क्योंकि बॉडी जितना डूबा हुई होगी, उतना ही उसमें क्या किया होगा, डिस्प्लेस। अगर पूरा डूबा हुआ है, तो पूरा डिस्प्लेस हो जाएगा। मान लो इसका वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है, तो कितना डिस्प्लेस करेगा, तो पूरा डूबा हुआ है तो 10। मान लो आधा डूबा हुआ है, बाहर आधा निकला है, आधा अंदर है, तो कितना डिस्प्लेस करेगा, 5। तो हम ये ना बोलते, हम ये बोल देते हैं कि बायएंड फोर्स का मतलब क्या है, जिसने लगाया उसकी डेंसिटी, जिस पर लगाया उसका वॉल्यूम इनटू जी। किस पर लगाया, डूबी हुई बॉडी पर। तो डूबी अगर पूरी है तो पूरा वॉल्यूम लिख लो, आधी डूबी है तो आधा लिख लीजिए। तो ये बोलते हैं बायएंड फोर्स। क्वेश्चन में हम ऐसे यूज में लेते हैं, क्योंकि हम उस पर नहीं जाते कि कितना डिस्प्लेस करेगा। करोगे भाई, बॉडी आया, बॉडी ने डिस्प्लेस किया, तो आप अल्टीमेटली बॉडी का ही वॉल्यूम देखोगे कि बॉडी कितना डूबी हुई है, जितना डूबी है उतना ही वॉल्यूम क्या करेगी, वो डिस्प्लेस। तो हम ऐसे याद रख लेते हैं बायएंड फोर्स, इससे बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि जो भी बायएंड फोर्स मिलेगा लिक्विड के द्वारा, जिस पर मिलेगा उसका वॉल्यूम देखो इनटू जी। ये क्वेश्चन में काम में आता है। तो पूरे का जो कंक्लूजन पार्ट है वो क्या है, आर्किमिडीज के द्वारा ये बात चली
कि जब बॉडी किसी लिक्विड में लाई जाती है तो उस लिक्विड द्वारा उसके ऊपर नेट अपवर्ड फोर्स आता है, जिसे अपथ्रस्ट भी बोलते हैं और ज्यादातर क्या बोलते हैं, बायंट फोर्स। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, बायंसी। और जो प्रिंसिपल है वो ये कि फोर्स होगा कितना, वो फोर्स किसके बराबर होता है, वेट mg ऑफ द डिस्प्लेज लिक्विड। डिस्प्लेज लिक्विड का mg लिखो, तो मास ऑफ लिक्विड को लिख दिया डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। लिक्विड कौन सा, जो बॉडी ने क्या किया, डिस्प्लेस। तो बॉडी कितना डिस्प्लेस करेगी, जो खुद का डूबा हुआ हिस्सा है। अगर बॉडी पूरी डूबी है तो पूरा वॉल्यूम होगा बॉडी का, अगर आधी डूबी है तो केवल हमें कितना वॉल्यूम लेना होगा, बॉडी का हाफ। तो ऐसे याद रख लेते हैं, जिसने लगाया उसकी डेंसिटी, जिस पर लगाया उसका वॉल्यूम इनटू जी, ऐसे याद रख लीजिए। तो ये पूरा बायंसी, बायंट फोर्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इस पे जो छोटे छोटे क्वेश्चन पहले शुरुआत में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं कि बायंट फोर्स किस पर डिपेंड करता है, तो बायंट फोर्स बॉडी पर डिपेंड नहीं करता, बायंट फोर्स डिपेंड करता है सराउंडिंग लिक्विड क्या है। क्योंकि सराउंडिंग लिक्विड की डेंसिटी, सराउंडिंग लिक्विड का डिस्प्लेज वॉल्यूम चाहिए, वो बात अलग है। हमने सराउंडिंग लिक्विड के डिस्प्लेज वॉल्यूम को किसके बराबर लिख दिया है, बॉडी के डिस्प्लेज वॉल्यूम। तो अल्टीमेटली बायंट फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन बॉडी, बॉडी के किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, ना ही बॉडी के मास पर, ना ही बॉडी के साइज पर, ना ही शेप, ना डेंसिटी, ना वॉल्यूम। बॉडी के किसी भी फैक्टर पर बायंट फोर्स डिपेंड नहीं करता, क्योंकि बायंट फोर्स लगाया लिक्विड ने, तो लिक्विड की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। लिक्विड कितना था, कितना डिस्प्लेस हुआ, किस डेंसिटी का था, उस पर डिपेंडेंसी आती है बायंट फोर्स। तो ऑल दो बायंट फोर्स लग रहा है बॉडी पर, बट बायंट फोर्स बॉडी के किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है कि बॉडी का मास क्या था, बॉडी का वॉल्यूम क्या था, बॉडी का साइज क्या था, शेप क्या था। कुछ भी डिपेंडेंसी नहीं आती है बॉडी के फैक्टर्स पर। लग रहा है बॉडी पर, बट बॉडी के किसी भी डायमेंशंस पर इफेक्ट नहीं आता बायंट फोर्स का। तो इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब बनते हैं तो पहला तो यही बनता है, बायंट फोर्स किस पर लग रहा है, बॉडी पर, बट बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, बॉडी के वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करेगा, बॉडी के शेप साइज किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। तो किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है जिसने लगाया उसकी डेंसिटी क्या थी, जिसने लगाया उसका कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, उस पर डिपेंड करता है बायंट फोर्स। तो फॉर्मूला ध्यान रखना है, और बाकी बेसिक बात कि बायंट फोर्स जिसने लगाया है उसका रोल ज्यादा है कि सराउंडिंग लिक्विड या सराउंडिंग मीडियम कौन है। क्योंकि सराउंडिंग लिक्विड की हमें डेंसिटी चाहिए होगी, सराउंडिंग लिक्विड में कितना डूबा हुआ है बॉडी वो देखना होगा, इन टू जी, तब जाके हमें बायंट फोर्स मिलता है। कई बार सराउंडिंग लिक्विड पे फोर्स की बात करता है कि अगर सराउंडिंग लिक्विड ने बॉडी को फोर्स दिया है ऊपर, यानी बॉडी पर एक्शन हुआ है ऊपर, तो उसको रिएक्शन किधर मिलेगा, नीचे। तो कई बार पूछता है इस कंटेनर के बेस पर फोर्स बढ़ेगा या कम होगा, तो इस कंटेनर के बेस पर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा अगर बोला जाए, अगर लिक्विड ने बॉडी को बॉयंट फोर्स दिया 10 न्यूटन, तो वो बॉयंट फोर्स किधर मिला होगा, बॉडी को ऊपर। तो बॉडी पर एक्शन किया, किसने एक्शन किया, दैट इज लिक्विड ने, तो लिक्विड को क्या मिलेगा, उसका रिएक्शन। तो एक्शन अगर ऊपर हुआ है बॉडी पर, तो लिक्विड पर रिएक्शन किधर होगा, नीचे। तो वो लिक्विड पर जो रिएक्शन हुआ है वही यहाँ ट्रांसमिट होगा, तो बेस पर फोर्स बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, जितना बायंट फोर्स था, क्योंकि बायंट फोर्स जितना एक्शन हुआ उतना ही रिएक्शन मिलेगा, तो बेस पर फोर्स कितना बढ़ जाता है, बायंट फोर्स के बराबर। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं इस पर कि लिक्विड ने बायंट फोर्स दिया बॉडी को ऊपर की तरफ, एक्शन, तो खुद को क्या मिलेगा, उसको रिएक्शन। रिएक्शन किधर होगा, नीचे, कितना, सेम मैग्नीट्यूड का एक्शन रिएक्शन। 10 न्यूटन का बायंट फोर्स, तो रिएक्शन भी कितने का होगा, 10। तो बेस पर कितना फोर्स बढ़ जाता है फिर, 10 न्यूटन का। तो ये ध्यान रखें, इसके क्वेश्चन नेक्स्ट में देखेंगे। बाकी फॉर्मूला सिंपल सा है, रो वी जी, बट रो किसका, लिक्विड का, वॉल्यूम किसका, बॉडी का। चलिए यहीं